क्या हम कह सकते हैं अचल जी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध एक तरीके से शुरू हो चुका है, ऐसा मानकर चलें, या हम कहें कि ये और भी एस्केलेशन की संभावना यहां पर बनी हुई है भारत के लिए? जो हमने अब तक का जिक्र किया कि भारत की इकोनॉमी पर इसका असर हो सकता है, खास करके कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और बाकी सारी चीजें हो सकती है। भारत के लिए इस पे क्या हम देख रहे हैं? नमस्कार साहिल जी एंड नमस्कार टू माय को पैनलिस्ट। बिल्कुल, देखिए साहिल जी, जैसे भी कि अगर ये एस्केलेट होगा तो पूरी रीजनल स्टेबिलिटी पे इसका असर पड़ेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, इसके पॉलिटिकल फॉल आउट ये है कि हमारे लिए फिर से एक बार बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी इजराइल और ईरान के बीच में, क्योंकि दोनों से ही हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमी में पड़ेगा और एनर्जी सेक्टर। हमारी हाई हैवी डिपेंडेंस है एनर्जी सोर्सेज के लिए, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, इंपोर्ट्स के ऊपर है। और अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जाहिर है कि इसका जो भी कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कनेक्टिविटी के थ्रू, छबहार पोर्ट से फिर हम सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जाना चाहते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में ही जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसराइल में हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो अगर उनके अभी तो जैसे मैंने देखा आपकी रिपोर्ट में, ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ कोई पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन अगर बढ़ गया और ये युद्ध का अगर जो डायमेंशन बढ़ गई, इसका दायरा बढ़ गया, तो फिर जाहिर है कि हमारे बिजनेस उस पर भी पड़ेगा इम्पैक्ट। और अगर जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, इसमें डिस्ट्रप्शंस होंगी, इसमें आपकी जो सप्लाई चेन्स पे असर पड़ेगा। तो इन टोटलिटी एक तो पॉलिटिकल डायमेंशन है कि आप कैसे बैलेंसिंग करेंगे इसमें अपने दो देशों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, और दूसरी इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि इसका दायरा कितना बढ़ता है। तो हमारे लिए तो चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में जी। हमारे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, फिर ऐसे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस अगर हमें करने पड़े तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज हो गए। फिर कौन कहाँ किस हद तक इन्वॉल्व हो जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका दायरा बहुत बढ़ेगा नहीं, ये ईरान और इसराइल के बीच में ही रहेगा, अनलेस ईरान स्टेप आउट करता है और अमेरिकन किसी इंटरेस्ट पे या अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या उनके डिफेंस जो बेसिस है उसके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो फिर इसका जो है फिर उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ट्रम्प का लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म, उसका यही ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से ईरान को वापस ये मानने के लिए तैयार किया जाए कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, वेपन्स प्रोग्राम, उसको यहीं छोड़ देगा, यहीं रोक लेगा। ये उसकी बॉटम लाइन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन, इसराइलीज ये भी चाहेंगे कि ईरान में किसी तरीके से रिजीम चेंज हो जाए। और ये सब जो नैरेटिव्स बनाया जा रहा है बॉम्ब का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान को रोका जाए और हो सके तो ईरान में रिजीम चेंज किया जाए। आप भूले नहीं, अभी सारी दुनिया जानती है कि इराक में सद्दाम हुसैन इन्हें पसंद नहीं था, तो फिर किस तरह वहाँ केमिकल वेपन्स की नैरेटिव को बिल्ड किया गया और फिर सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट किया, और आज आज तक वो केमिकल वेपन्स मिले नहीं है वहाँ से। तो ये इसे आप इसे नहीं, टोटलिटी में एक देखिए। इंटरेस्टिंग बात यहां पर अचल जी ये भी देखी गई है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए आईएईए को परमिशन भी दिया था कि आप आके यहां पर आकर देख सकते हैं कि हमारे यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किस तरीके से है, या हम लोग उसका यूरेनियम का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, जो आमतौर पर किसी भी देश को करना मैंडेटरी होता है। लेकिन उसके बावजूद ईरान पर यह शक क्यों बना हुआ है, और देखिए, इसका असर क्या होगा? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि खोमेनी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर हम पर हमला होगा तो हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। तो आपको अभी भी लगता नहीं है कि एस्केलेट हो सकता है? और मिडिल ईस्ट में खास करके इस तरीके के मामले एस्केलेट हमेशा हुए हैं। देखिए साहिल जी, वो जो आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करी, तो ईरान न्यूक्लियर इशू जो है वहाँ सालों साल से चला आ रहा है। चूंकि मैं भी इस एजेंसी के साथ जी। एसोसिएटेड रहा हूँ 4 साल तक, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ दर्जनों मीटिंग्स हुई हैं इस इशू को लेकर, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पाया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसके आईएईए के साथ सेफगार्ड एग्रीमेंट है,
और उसके चलते हुए पूरी मॉनिटरिंग करने की जो है इजाज़त IAEA को है। अब आप देखिए 2015 में ऑलरेडी ईरान एग्री कर गया था, एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, अमेरिका में उसमें शामिल था, बड़े-बड़े यूरोपियन देश भी उसमें शामिल थे, ईरान भी शामिल था और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट करेगा, एनरिचमेंट को कम करेगा या रोकेगा और बदले में उस पे सैंक्शन हटाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने आके उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया और फिर 4 साल के बाद जब दोबारा आए तो एक नया एग्रीमेंट लेके आ गए। वो एग्रीमेंट के प्रेशर बना के उसके ऊपर इधर इज़राइल से अटैक करवा के, तो आप देखिए इसके अगर आप इफ यू जॉइन द डॉट्स तो आपको ये पता लगेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ईरान को कमज़ोर करने के लिए और ईरान का जो भी सस्पेक्टेड प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्लान्स का, ये इस पे कोई डाउट नहीं है। और फिर आप देखिए इज़राइल भी तो 90 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके बैठा हुआ है, उसे तो कोई NPT ज्वाइन करने के लिए कहता नहीं है। तो ये दोगलापन भी साथ-साथ चले जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो और ना सकता ही कि उन्होंने भाई IAEA को परमिशन दी कभी कि उनके यूरेनियम के आस्थापन आकर चेक करे कि वो सिविल न्यूक्लियर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी पर इजाजत इजराइल की तरफ से कभी नहीं दी गई। लेकिन अचल जी, जी, मुझे और एक चीज पर आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने मिडिल ईस्ट में जब इस तरीके से, एशिया में जब इस तरीके से खास करके कुवैत का, इराक कुवैत के बीच में जब वॉर हुआ था या इराक वॉर हो, उस वक्त भारत पर हुए असर की हमने बात इससे पहले भी की हुई है। इस बार का असर किस तरीके से होगा, उस पर मुझे एक बार बिशंबर दयाल जी से भी एक सवाल पूछना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैकलिन सोलोमन हमें कह रही थी कि इस बार वो आयरन डोम इस तरीके से काम नहीं कर पाया बिशंबर जी, और जिसको लेकर भारत भी काफी उत्साहित रहता है कि इजराइल में एक आयरन डोम है, हमास ने इतने सारे ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़े, लेकिन उसका असर उन पर नहीं हुआ। इस बार पेनिट्रेट कर चुका है, और ये भारत के लिए क्या सिखाता है, क्योंकि हम लोग इजराइल से ये टेक्नोलॉजी कई बार लेते हैं, तो इसके नजर से अगर हम देखें तो भारत के लिए ये क्या सिखाता है, क्या बताता है? देखिए साहिल, जहां तक आयरन डोम की बात है, हर एक एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की वीकनेसेस होती हैं, और आयरन डोम में भी वीकनेसेस हैं, ये हम भी जानते हैं। और मैं समझता हूं जितने भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं जो डिफेंस से डील करते हैं वो जानते हैं उसमें हर एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। और भारत बहुत बड़ा देश है, वो इजराइल का एक छोटा सा साइज है, उस पर एक कंप्लीट आयरन डोम की प्रोटेक्शन देनी, और अकेली आयरन डोम के नहीं, मैं समझता हूं उनकी भी लेयर्स हैं, और उस लेयर्स में से अगर मिसाइल्स पेनिट्रेट कर रही है तो है मिसाइल्स आज के दिन। रशिया के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं, हमारी भी ब्रह्मोस का कोई मुकाबला नहीं था, कोई जो HQ-9 वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये है कुछ सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनके अंदर है कुछ कैपेबिलिटी टू डिफीट द एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें शार्प यूज कर लो या डबल इमेज यूज कर लो, बहुत तरीके हैं मिसाइल्स के। ये बहुत ही वो है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए कि जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजिकली इस एरिया में बहुत सुपीरियर है, और जो अमेरिका की उसको पूरी सपोर्ट है। आप एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका ने, पहला सवाल आप कही था कि क्या अमेरिका इस युद्ध को बंद करना चाहेगा, शुरुआत, अरे शुरुआत करवाने वाला वो है, एक के बाद एक। कोई 7 अक्टूबर अचानक से थोड़ी हो गया, कहीं ना कहीं तो कोई सीरिया अचानक से थोड़ी असाद साहब छोड़ के भाग गए। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, कहां जाके खत्म होगा ये बहुत डीप स्टेट जो है अमेरिका का या जो एजेंसीज है वही बता सकती हैं। तो ये एक बहुत ही वो है, और ये सोची समझी साजिश है। वो चाहते हैं आप पे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, वो चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं दुनिया में हाहाकार मचे, तभी तो वो सुप्रीम लीडर होंगे, तभी ये डिफरेंट वे है ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड का, तभी आप हर एक संधि पे साइन करेंगे, तभी मुल्क उनकी लाइन टो करेंगे। तो और वो बोलते हैं, वो तो शक तो नहीं छोड़ते ना, वो कहते हैं ईरान आइदर यू डू इट और वी विल कंटिन्यू टू पनिश यू। तो ये एक दुनिया के अंदर जब आप कोई भी, जब एरोगेंस जो है ना लीडरशिप से और स्टेट पे आ जाए, जब नेशनल लेवल पे आ जाए, जब कंट्रीज एरोगेंट हो जाए, कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे, इंटरनेशनल एजेंसीज को वायलेट करे, इंटरनेशनल स्पेस को वायलेट करे। जब देखिए आप तो सीरिया की जो भी तो एयर स्पेस है, इराक की भी तो एयर स्पेस है, जॉर्डन की भी तो एयर स्पेस है, आप तो अपनी मस्ती से पूरी को वायलेट कर रहे हैं। जब इस किस्म का माहौल हो जाए कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो दुनिया में ये होगा।
और इकोनॉमिक इफेक्ट इसके बहुत सीरियस होंगे। पहले तो भारत की तो बड़ी दुविधा है, देखिए विस्तारवाद के साथ जाएं या उग्रवाद के साथ जाएं। अल्टीमेटली सारी दुनिया में एक परसेप्शन है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर उग्रवाद जो है उसका सरगना जो है वो ईरान है, और ये भी कोई शक की बात नहीं, अगर वो सरगना है तो विस्तारवाद के साथ जाए तो आप जो इजराइल है वो विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है, और भारत के दोनों ही दुश्मन है। प्रिंसिपली भारत को कितनी दिक्कत है ना, डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर उग्रवाद के जो सपोर्टर्स हैं तो फिर आप पाकिस्तान की वो एक लाइन है, अगर विस्तारवाद लें तो आपका दुश्मन चाइना है। तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम तो बताई दी साहब ने, देखिए हमारे हम रिश्ते नहीं खराब कर सकते इजराइल से, बिकॉज उससे हम काफी टेक्नोलॉजी लेते हैं, और ईरान हमारा बहुत अच्छा सपोर्टर रहा है, और ईरान ही तो है जो पाकिस्तान की डेफ्थ को लिमिट करता है, स्ट्रेटेजिक डेफ्थ को लिमिट करता है। अगर ईरान और पाकिस्तान एक हो जाए तो इमेजिन, यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारत बीच में फंसा हुआ है। और आज की स्थिति में जब इसी इलाके से भारत का 40% से ज्यादा कच्चा तेल भारत में आता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि $124 का निर्यात भारत ईरान को करता है, तो $44 करोड़ डॉलर का आयात ईरान से वहां पर किया जाता है। उसके साथ साथ इजराइल को भी $215 करोड़ का निर्यात होता है, और $161 करोड़ का आयात भी भारत का किया जाता है। तो दोनों देशों से समान दूरी बनाए रखना ये भारत के लिए टेढ़ी खीर शायद साबित हो सकता है, और उसके कई सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। उसी पर हम बात यहां पर कर रहे थे।